हाय एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो देखो यार, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपकी अच्छी चली रही होगी। शपथ सीरीज भी आपके लिए हम लेकर आ चुके थे और उसकी फाइनल क्लास भी अब होने वाली है मंडे को। तो देखो, अब सब लोग जो है आपको क्या करना है, अब आपको जो है सैंपल पेपर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं। तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। आज एक और छोटा सा सैंपल पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करें, जल्दी से करेंगे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपको सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है, किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न जो है रहता है। तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखोगे तो आपका पेपर पैटर्न किस तरीके का रहता है। यहाँ पे आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन है, ABCDNE, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन है इन टोटल। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी है। इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएगी। 1 से 12 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। 12 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। 13 से 18 क्वेश्चंस जो है, 13 से जो 18 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके 2 मार्क्स के हैं। वहीं पर 19 से 23 जो क्वेश्चन नंबर है वो आपके 4 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी। 24 से 26 तक जो क्वेश्चन है वो पिक्चर बेस्ड भी हो सकता है, मैप बेस्ड भी हो सकता है और पैसेज बेस्ड भी हो सकता है। और क्वेश्चन नंबर 27 से 30 जो है 6 मार्क्स ईच के है। तो यहाँ पे आपको आंसर्स 170 to 180 वर्ड्स में लिखना है। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम आंसर कितना बड़ा लिखे, तो वो जो आपके टीचर्स बोलते हैं 3 पेज का लिखो, 4 पेज का लिखो, यार इट डजंट मैटर। आपके नंबर ऑफ वर्ड्स 170 to 180 होने चाहिए। अब वो चाहे आपके 2 पेजेस में है, चाहे वो आपके 3 पेजेस में है, ठीक है। तो इतना लोड नहीं लेना है। द नंबर ऑफ वर्ड्स, और ये 170 to 180 वर्ड्स ट्रस्ट मी 1.5 पेज में भी आ जाते हैं और 1 पेज में भी आ सकते हैं। वो 3-4 पेजेस का चिट्ठा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपके पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। ऑल्सो इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में। सो दिस इज अ गुड थिंग, राइट, कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेगी, जिससे अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता हो तो दूसरा तो आता ही होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पेपर करना है। आपको 3 घंटे मिलेंगे, विच इज मोर देन इनफ। आपका पेपर जो है यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आपको टाइम की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा पेपर थोड़ा इतना प्रैक्टिकल नहीं है ना। आता है तो आता, नहीं आता तो थोड़ा बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यू ऑल रेडी? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अपने पेपर को ना आपको कैसे करना है, आपको पेपर को लाइन वाइज ही करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी पहले डी सेक्शन उठाओ, सी सेक्शन उठाओ, नहीं। स्टार्टिंग देखो यार, अपना फ्लो बनाना पड़ता है। स्टार्टिंग में आप एमसीक्यू से स्टार्ट करो, देन 2 मार्कर, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, यही फ्लो आप फॉलो करिए। मेरे अकॉर्डिंगली दिस इज द बेस्ट फ्लो। इस फ्लो में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ पाकिस्तान इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द पीरियड ऑफ देयर रूल। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि पहले कौन आए। तो बच्चे ये कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि आखिरकार ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाले चैप्टर से आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लगाना है कि मैम जनरल जिया उल हक, बेनजीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो क्या लगता है, देखो अगर आपको इनमें से पता है कि मैम हमें ये तो पता है कि लास्ट में जो हमारी पाकिस्तान की कहानी खत्म हो गई थी, वो खत्म तो जनरल परवेज मुशर्रफ पे हुई थी, है ना। 1999 में उन्होंने जो है कूप अटेम्प्ट किया था, तो कहानी तो खत्म हो गई थी। तो मैम लास्ट में तो 3 होना चाहिए, और 3 मैम इसमें आ रहा है। तो बच्चे देखा आपने, फटाफट से आपने चुटकी में आंसर बता दिया कि आंसर ए होगा, बिकॉज लास्ट हमें पता है परवेज मुशर्रफ थे। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, राइट। फर्स्ट नंबर पे अगर इनमें से देखोगे, सब में से देखो तो अयूब खान थे, बट यहाँ पे हमें तो ऑप्शंस में से देखना है। तो ऑप्शंस में से अगर आप देखोगे सो इट वाज जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड देन उसके बाद बच्चे जिया उल हक ने उनको रिमूव करके जो है मिलिट्री कमांडर बने थे। उसके बाद आप देखोगे बेनजीर भुट्टो आई थी, है ना, इनकी सिविलियन सरकार थी। फिर उसके बाद आप देखोगे जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे, ठीक है। उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ आए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एंड दिस वाज अ प्रिटी इजी क्वेश्चन अगर आपको आता है। नहीं आता तो यही क्वेश्चन आपका हवा बन जाएगा, ठीक है। सो सही रहा क्वेश्चन नंबर 1, इट वाज क्वाइट इजी। चले हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सही जवाब आप दोगे या नहीं। Which one of the following country is not included in South Asia? इनमें से कौन सी कंट्री साउथ एशिया का पार्ट नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स। अब आप बताओ इनमें से कौन सी कंट्री के बारे में हमने नहीं पढ़ा। एक और क्वेश्चन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, एक और क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से। सो कौन सा क्वेश्चन होगा जो यहाँ पे कौन सी कंट्री जो यहाँ पे साउथ एशिया में इंक्लूडेड नहीं है? सो इट विल बी चाइना। यस बच्चे, बाकी तो इंक्लूडेड है। इन सब के बारे में तो हमने बात किया है, इन सब के बारे में तो हमने बातचीत करी है। चाइना के बारे में हमने बातचीत नहीं करी है। तो चाइना इज द राइट आंसर,
ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ एशियान? इनमें से कौन सी कंट्री एशियान का फाउंडर मेंबर नहीं है? सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार एंड इंडोनेशिया। इनमें से क्या लगता है बच्चे? आपको पता है पीएम सिट है ना, पीएम सिट मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म कराई हुई है। फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इनमें से कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? क्या लगता है कौन सा फाउंडिंग मेंबर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है? फटाफट से बच्चे बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आपको पता है कि मैम एम से तो मलेशिया है, म्यांमार थोड़ी है। तो देखो इवन दो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता है, बट अगर आपको शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं आता तो एम से तो तुम सोचोगे एम से तो म्यांमार ही होगा, आप बोलोगे मैम आपने तो पीएम सेट कराया था। बच्चे जो हम ट्रिक्स लर्न करते हैं उसमें भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, ये नहीं कि रट्टू तोता की तरह बस ट्रिक लर्न कर ली। एम से तो बहुत सारी कंट्रीज है, एम से तो बहुत सारी कंट्रीज है, मलेशिया भी है, म्यांमार भी है, बट यहाँ पे म्यांमार जो है इज द राइट आंसर बिकॉज म्यांमार फाउंडर मेंबर नहीं है। समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन बचे इसी चैप्टर से, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर वाले चैप्टर से। द एशियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज फॉर्मल, कन्फ्रंटेशनिस्ट, कोऑपरेटिव, प्रोवोकेटिव। अब देखो इसमें आपको थोड़ी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। एशियान वे एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें क्या होता है, जो कि बहुत फॉर्मल है, जो कि बहुत कन्फ्रंटेशनिस्ट है, या फिर जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, या फिर जो कि बहुत प्रोवोकेटिव है, प्रोवोकेट कर देता है सामने वाले को, गुस्सा दिला देता है। तो क्या है एशियान का वे? बच्चे कोऑपरेटिव है, हमने पढ़ा, इनफॉर्मल है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है, कोऑपरेटिव तो है ही, और यहाँ पे नॉन प्रोवोकेटिव है। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज सी। अच्छा क्वेश्चन था, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। अगर आपने सही जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो भैया पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नहीं दिया है तो पढ़ाई स्टार्ट आप कर सकते हैं। अब इतनी बातें समझ आ गई है तो आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहरलाल नेहरूज फॉरेन पॉलिसी? इनमें से कौन सी जो है जवाहरलाल नेहरू जी के फॉरेन पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, to protect the territorial integrity of India, to make India nuclear power। बताओ, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव कौन सा था? ये तो था हार्ड एंड सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भी था, रैपिड डेवलपमेंट करना भी था, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाना, ऐसा उनका बच्चे फॉरेन पॉलिसी का उनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, तो ये तो 3 जो बाकी थे वो तो है, बट ये वाला ऑब्जेक्टिव उनका नहीं था। ठीक है, मजा आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, देयर वाज अ कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग द 1950s बिकॉज इंडिया और यूएस के रिलेशंस में अनईजीनेस आ गई थी 1950s के टाइम पीरियड में। ऐसा क्यों हुआ था? इंडिया हैड अ ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन, इसकी वजह से द सोवियत यूनियन ने हंगरी को इन्वेट किया था। इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो, इसलिए इंडिया वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ नाम, इसलिए। बताओ क्या कारण था कि इंडिया और यूएस के रिश्तों में थोड़ी सी यहाँ पे अनईजीनेस हो गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? तो हमने पढ़ा है बच्चे कि इंडिया की जो सोवियत यूनियन के साथ बढ़ते रिश्ते थे, इसी की वजह से तो इंडिया यूएस के क्या हो गए थे, इंडिया यूएस के बीच में जो रिश्ते थे वो थोड़े अनईजी हो गए थे बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द सोवियत यूनियन। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखो यार, आपके बोर्ड सीयूटी में तो आते ही है, बोर्ड्स में भी आते ही है। ठीक है, तो करने हैं असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन। असर्शन रीजन का पहले देखिए, पढ़िए। An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack. Countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. Options बताइए, क्या दोनों assertion reason true है? और reason जो है correct explanation भी दे रहा है। assertion reason true है but reason explanation नहीं दे रहा है assertion का। assertion false है but reason true है। assertion true है but reason false है। क्या लगता है सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? assertion reason बताइए बच्चे, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attacks. तो कहीं ना कहीं ये तो सही है। अलायंस क्या होता है? कोलिजन ही तो होता है, स्टेट जब हाथ मिलाती है। अब ये कंट्रीज अलायंसेस क्यों बनाती है? यस, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो रीजन है वो एजर्शन को सही तो एक्सप्लेन कर रहा है, सही तो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion as well. So यहाँ पे right answer क्वेश्चन नंबर 7 का आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। Which one of the following is not considered as a new source of threat to security? अभी आपका जो चैप्टर है ना,
सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ इनमें से कौन सा एक नया सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं है? टेररिज्म, हाईजैकिंग ऑफ प्लेन्स, यूज ऑफ ड्रोन्स, वॉर, इनमें से कौन सा एक नया सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं है? तो बच्चे देखो, आप सभी को पता है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, मैंने बहुत प्यार से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज शपथ वाली क्लासेस को जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉर एक नया सोर्स ऑफ थ्रेट नहीं है, वॉर तो बच्चे चलता आ रहा है ना, ये तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ थ्रेट है, ये तो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ थ्रेट है, ये कोई नया सोर्स ऑफ थ्रेट थोड़ी है, ये तो चलता आ रहा है काफी टाइम से। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। क्लियर मेजोरिटी इन द 17th गवर्नमेंट लोकसभा, किसकी क्लियर मेजोरिटी थी 17th नंबर की लोकसभा में? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन, ये यहाँ तक है बच्चे। प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवे गौड़ा कहाँ के थे? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह किसके थे? ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। कुछ जो है इधर का इधर आ गया, कुछ इधर का इधर आ गया, तो आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको एक दो भी मैचिंग लगाने आते हैं ना, तो आप बाकी भी मैच लगा सकते हो। मैच द फॉलोइंग, यू नो व्हाट, दे आर द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग तो सबसे ज्यादा आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर उसमें आपको एक आता है तो आप बाकी सबके भी आंसर बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर इसमें आपको पता है कि मैम मेरे को ये पता है कि जो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन है ना मैम, वो तो नेशनल फ्रंट ने करी थी, इतना मुझे अच्छे से याद है। मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो तो नेशनल फ्रंट ने करी थी, तो 2 का तो 1 ही होगा। अब 2 का 1 होगा तो देखो मेरी किस्मत अच्छी, मेरे तो ऑप्शंस भी ऐसे है कि 2 का 1 तो सिर्फ एक ही में है, तो मैं बाकी को भी एक बार चेक कर लूंगी कि हाँ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, हाँ कहीं ना कहीं एनडीए की थी, है ना, ये वाला 4 हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवेगौड़ा, हाँ वो तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड फ्रंट के थे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो तो है यूपीए के थे, तो कहीं ना कहीं मैंने बाकियों के थ्रू अपने ऑप्शन को थोड़ा सा और वेरीफाई कर लिया कि क्या सही है ये नहीं, एंड वो सही था। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बच्चे प्यारा क्वेश्चन है ये, मुश्किल क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर 12 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 12 में से आपके 3 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, आपको असमंजस में डालेंगे अगर आपकी तैयारी वीक है तो। अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है तो ये एमसीक्यूज भी आपको परेशान नहीं करने वाले। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर अगला, तो यहाँ पे आप देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स से 2 एमसीक्यूज तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो 2 एमसीक्यूज यहाँ से पूरे चांसेस है कि आएंगे। अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द पीरियड ऑफ रूल। एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, वी.पी. सिंह। तो यार आराम से कर सकते हो, आराम से बच्चे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। आप सभी को पता है इसमें सबसे पहले क्या लगाओगे, सबसे पहले, और ये मैंने आपको लर्न भी करवाई है अपनी शपथ वाली सीरीज में भी, आपको मैंने फोकस करवाया था इसके ऊपर। तो बच्चे वीपी सिंह क्या होंगे? सबसे पहले आए थे, आपको पता है 1989 में, है ना, 1989 में नेशनल फ्रंट आपको देखने को मिला था, वीपी सिंह आए थे, तो वीपी सिंह फर्स्ट। और बाकी यार बाकी में फर्स्ट कहीं है ही नहीं, वीपी सिंह सिर्फ इसी में है। उसके बाद आप सभी को पता है उसी में चंद्रशेखर आए थे, है ना। उसके बाद आप सभी को पता है फिर पी.वी. नरसिम्हा राव आए थे 1991 में, और फिर 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा आए थे। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आराम से। ये दिखने में मुश्किल क्वेश्चन है बट है नहीं, दिखने में लग रहा है कि मैम ये मुश्किल है बट ये है नहीं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स डिड इंडिया फेस बिफोर द 4th जनरल इलेक्शन। 4th जनरल इलेक्शन से पहले, 4th जनरल इलेक्शन बोले तो 1967 के इलेक्शन, जिनको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोलते हैं, जिनको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला, उनके रिजल्ट्स को। तो आपको बताने कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा था उस टाइम पीरियड में? मॉनसून का फेलियर, फूड क्राइसिस, हैवी रेनफॉल, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बताइए इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है इसकी। फेलियर ऑफ मॉनसून तो था ही, फूड क्राइसिस भी था, हैवी रेनफॉल तो नहीं था यार, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी था। सो 1, 2 एंड 4 तीनों थे, 1, 2 एंड 4, ये वाला 1, 2 एंड 4, सी यहाँ पे सही जवाब हो, क्योंकि ये भी था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप क्या दोगे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका जो है सीधा साधा सी हो जाएगा, आराम से आपको दिखाई दे रहा है। समझ आ रही है बात? इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, एमसीक्यूज तो आप ऐसे उड़ा सकते हो यार, एमसीक्यूज तो आपको 10 मिनट चाहिए बस एमसीक्यूज करने के लिए, आराम से 10 मिनट में आप कर सकते हो। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उनके बारे में गलत है।
He worked as the general secretary of the Congress party till 1966. He was in the Union cabinet for a short period of 3 years. He resigned from the Union cabinet taking responsibility for a railway accident. He gave the famous slogan जय जवान जय किसान. अब देखो किन किन चीजों को लेकर तुम श्योर हो कि मैम ये तो गलत है ही नहीं, तो यार उन्होंने जय जवान जय किसान दिया था, ये तो बिल्कुल सही है. उन्होंने यूनियन कैबिनेट से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने रेलवे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, ये भी एकदम सही है. अब तुम्हें इन दोनों में से देखना है कि कौन सा सही है ना. दो दिए हुए, एक ये ही वर्कड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस पार्टी टिल 1966. बच्चे 1966 तक वो जनरल सेक्रेटरी रहे थे. भैया पता है 1966 तक तो मैम वो प्राइम मिनिस्टर थे ना. 1964 में बने थे, 1966 में तो उनकी डेथ हो गई थी और उस टाइम पे तो वो प्राइम मिनिस्टर थे. कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कहाँ थे? तो मैम ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है. सो राइट आंसर ए है. बट बच्चे यहाँ पे ना एक और स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है. दैट ही वाज इन द यूनियन कैबिनेट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 years. ये भी सही नहीं है बिकॉज 6 साल तक वो थे, है ना. 5-6 साल वो कैबिनेट में रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रहे हैं बच्चे वो यूनियन कैबिनेट में. तो देखा जाए दोनों गलत है. तो अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक को चूज कर सकते हो. अगर आपने ए भी दिया है या फिर बी भी दिया है तो आपका दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे. तो ऐसे में टेंशन नहीं लेना है बच्चे, आपको कोई एक लिख के आ जाना है. तो दोनों जिन्होंने ए और बी में से कोई आंसर लिखा होगा उनको यहाँ पे राइट मार्क्स मिल जाएंगे, उनको जो मार्क्स मिल जाएंगे. तो ये थे हमारे 12 MCQs. ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पार्ट आता है उसमें हम बात करेंगे सेक्शन बी, जिसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चंस में बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. आपको क्या लिखने हैं? पॉइंट 1, पॉइंट 2 लिख कर आने. चाहो तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इफ यू डू हैव पॉइंट, इफ यू डू हैव टाइम लिख दोगे तो अच्छी बात है क्योंकि टाइम ही टाइम है. इंट्रो लिखी, पहला पॉइंट लिखा और फिर दूसरा पॉइंट लिखा, बन गया आपका 2 मार्कर. इसमें कोई दिक्कत है? डिफेक्शन का मतलब बताओ. डिफेक्शन का मतलब आप सभी को पता है. पहले तो आपने डेफिनेशन लिख दी कि इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही शी वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी इट इज कॉल्ड डिफेक्शन. तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया. ठीक है, आपने पहला पॉइंट डिफेक्शन का लिख दिया. दूसरा फिर आप क्या लिख सकते हो बच्चे कि इट लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि गयालाल ने किया था, एग्जाम्पल डन बाय गयालाल. तो आपके 2 पॉइंट्स हो गए ना, आपको पूरे मार्क्स मिल गए. वैसे तो इन्होंने सिर्फ डिफाइन पूछी थी तो आपने अगर इतना भी लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे. बट आई वुड से कि अगर आपसे 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स का है तो आप 2 पॉइंट जरूर लिख कर आओ, है ना. एग्जाम्पल जरूर लिख कर आओ, जहां जहां पे एग्जाम्पल पॉसिबल है वहां पे आप लिख कर आओ. अब जैसे यहाँ पे पूछा स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूएनओ. यूएन जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के दो एडवांटेज क्या होते हैं? उनका काम क्या होता है बच्चे? या तो वॉर और पीस में हेल्प करना, वॉर और पीस के मैटर में हेल्प करना, सारी कंट्रीज के बीच में आपस में कोऑपरेशन बना के रखना जिससे बेटर लिविंग कंडीशंस जो है हो सके. ऑल्सो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिससे सारे जो मैटर्स है उसको हम सॉल्व कर सके. तो कोई भी अदर रेलिवेंट पॉइंट आपके जो दिल में आता है आप लिख सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं. यहाँ पे आपको सिर्फ एडवांटेजेस बतानी है. जैसे इन्होंने लिखा ना, एक इंट्रो लिख दिया, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर, पहला पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा. क्योंकि 2 मार्कर है तो 2 एडवांटेजेस तो आपको बतानी पड़ेगी. ठीक है, तो 2 एडवांटेजेस आपने इसकी बता दी क्योंकि इन्होंने बोला भी है कि 2 एडवांटेजेस बताओ. जब बोला है तो 2 तो लिखनी ही पड़ेगी, जब बोला है तो 2 तो लिखनी ही पड़ेगी. अगला क्वेश्चन, explain any 2 factors that are responsible for Pakistan failure in building a stable democracy. ऐसे 2 कारण क्या थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बार बार डेमोक्रेसी नहीं बना पाता था और वहां पर मिलिट्री रूल आ जाता था. There must be some कारण, there must be some factors. तो इसमें क्या लिखोगे? वेरी इजी बच्चे, पहले लिख देना कि 2 factors that are responsible for Pakistan failure in building a stable democracy are. उसमें आप क्या लिख दोगे? पहला फैक्टर लिख दोगे कि पहला फैक्टर तो ये था कि हमेशा से वहां पे क्या रही है? सोशल डोमिनेंस रही है, मिलिट्री, क्लर्जी, एरिस्टोक्रेट्स की. दैट्स वाई वहां पे कभी भी जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रह पाई. ऑल्सो पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया के साथ जिसकी वजह से वहां पे ज्यादातर पावर मिलिट्री के पास रहती है. और एक और तीसरा कारण भी है वैसे इसका. ठीक है, अगर आपको इन तीनों में से कोई भी पॉइंट याद आए, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल, ये भी एक कारण रहा है जिसकी वजह से वहां पर हमेशा से मिलिट्री रही है. तो अब ये तीन पॉइंट्स है इसमें. तो अगर आप 3 पॉइंट्स लिखना चाहते हैं तो तीनों भी लिख सकते हो. बट अगर आपके पास टाइम कम है तो एनी 2 पॉइंट्स लिखा है ना, एनी 2 पॉइंट्स विल सर्वाइव, एनी 2 पॉइंट्स विल वर्क ओवर हियर. बट अगर आप 3 लिखना चाहते हो तो इट्स योर विश. बट आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि पहले के 2 गलत हो तीसरे वाला सही हो. अगर आप 3 पॉइंट्स लिख रहे हो तो मेक श्योर पहले के 2 तो सही हो ही हो, क्योंकि टीचर इन दोनों पे पॉइंट्स मार्क्स देंगी. ये तो आपने बस एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि आपको आता था, बट पहले के 2 सही होने चाहिए. ठीक है, तो ये जरूरी है. आगे चलते हैं. इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप एंड हाउ. अब आप बोलोगे मैम इसमें
2 मार्क का क्वेश्चन क्या हो, क्योंकि आपको बताना है कौन से साल में सेटअप हुआ और कैसे सेटअप हुआ। हाउ का आंसर भी देना है। इसमें आपसे 2 चीजें पूछी है कि कौन से साल में सेटअप हुआ और कैसे सेटअप हुआ। हाउ का भी आंसर यहाँ पे आप दोगे। तो कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, तो आपको पता है प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था मार्च 1950 में। और हाउ में आप क्या लिखोगे, इट वॉज सेटअप बाय सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको सेटअप नहीं किया गया था, सिंपल रेजोल्यूशन पास करके इसको जो है सेटअप किया गया था। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय सिंपल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो बच्चे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, ट्रस्ट मी 1 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप ये नहीं लिखोगे। प्लानिंग कमीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के 2 फीचर्स बताओ। आप बोलोगे हमें कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, बच्चे ये आपका जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर है ना, ये वहां से पूछा गया है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया वाला चैप्टर है, ये क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है कि आप 2 फीचर्स बताओ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश के। तो आप इसमें क्या लिखोगे, तो कोई भी 2 आप लिख सकते हो कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, सेकुलरिज्म की भी बात की गई है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म की भी बात की गई। तीनों आते तो तीनों लिख दो, 2 आते तो 2 लिख दो। ठीक है, तीनों, क्योंकि बुक में आपको 3 ही दिए हुए, तो आपको कोई भी 2 आप लिख सकते हो। सेकुलरिज्म लिख दिया, डेमोक्रेसी लिख दिया, डेमोक्रेसी लिख दिया, सोशलिज्म लिख दिया, जो भी आप लिखना चाहो आप आराम से लिख सकते हो। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, explain the impact of the acceptance of political and social claims of the OBC on the political parties of India। जब हमने यहाँ पे क्या किया, political and social claims OBCs का accept कर लिया, तो उसका impact हमारी इंडिया की political parties पे क्या देखने को मिला। So this is what, this is a hot question। बच्चे ये हॉट्स में आता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब इसमें आपको अपना मत्था लगा के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। यहाँ ये रट्टू तोता वाले लोग यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, कि मतलब हमने जब पॉलिटिकल एंड ओबीसी की बातें सुन ली, उनको पॉलिटिकल और सोशल क्लेम्स प्रोवाइड कर दिया, तो उससे पॉलिटिकल पार्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो बच्चे आप क्या लिखोगे कि अब जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, अब पॉलिटिकल पार्टीज को पास जो है क्या मिल गई, अब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी रिजर्वेशन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार, बैकवर्ड क्लासेस की भी बात हमें माननी पड़ेगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है अब सारी विलिंग है to ensure that OBCs get adequate share of power also। अब इसमें बच्चे आप एक ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हो जो थोड़ा बेटर है, कि इसके बाद जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ओरिजिनेट हुई, जिसने जो कि पर्टिकुलरली किसकी बात करते थे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी के बारे में बात करते थे। जैसे BAMSEF, DS4, आपका BSP, आप ये सारे लिख सकते हो। सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब सपोर्ट करी थी रिजर्वेशन, सारी पार्टीज अब क्या सपोर्ट करी थी, रिजर्वेशन वाला पॉइंट भी जरूर लिखना कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए फॉर बैकवर्ड इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट। ये वाला पॉइंट तो बच्चे इन्होंने क्या किया, ये तो वही क्वेश्चन से ही उठा लिया, ये कोई पॉइंट वैलिड थोड़ी है, ये तो क्वेश्चन में से उठा लो, पहला पॉइंट बना दिया। वैलिड पॉइंट ये है कि अब रिजर्वेशन की बात होने लगी थी, रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया गया था, और नाउ अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है पावर को शेयर करने के लिए विलिंग थी। ऑल्सो इसी के साथ हमें कुछ न्यू पार्टीज जो है इमर्ज होते हुए देखने को मिली, जो कि किसको सपोर्ट करती थी, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो सपोर्ट करती थी। जिससे आप एग्जाम्पल ले सकते हो DS4, BAMSEF, BSP, ये आप एग्जाम्पल में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े ओपन एंडेड होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो मैं बोल रही हूँ वही लिखो, अगर कोई और वैलिड पॉइंट आपको लगता है तो आप वो भी लिख सकते हो, बस वो थोड़ा सेंस होना चाहिए उसका। ठीक है, उसकी सेंस होनी चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड इन 1997। अब बच्चे सेक्शन सी आ गया है, सेक्शन सी आ गया है, तो आपको बच्चे अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो आपको अब 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब आपको 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे, आप अपने आंसर में बच्चे एक इंट्रो लिखोगे। ठीक है, एक इंट्रो लिखोगे और 4 पॉइंट लिखोगे, बस 4 पॉइंट लिखोगे और आपका काम जो है चल जाएगा। जैसे इन्होंने 4 पॉइंट ही तो पूछे है, इन्होंने क्या पूछा है, डिस्क्राइब एनी 4 क्राइटेरिया प्रपोज्ड इन 1997 फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर द UN सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किन कंट्रीज को जो है परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स बनना चाहिए, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर हमें उनको सेलेक्ट करना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि एक तो वो मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, मेजर मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर होनी चाहिए टू UN बजट, बिग पॉपुलेशन होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, या फिर और भी क्राइटेरिया आप वो भी लिख सकते हो ना, और भी क्राइटेरिया वो भी लिख सकते हो। तो आराम से आप 4 पॉइंट्स तो आपको आते ही होंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने 4 पॉइंट्स लिखे, अब आप इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दिया, इसी लाइन को थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा 1-2 लाइन करके लिख दिया।
ठीक है, तो आपने इस तरीके से आप लिखना है। अदरवाइज अगर आप इतना शॉर्ट भी लिख रहे हो तो भी चलेगा, बट आई वुड से कि यूज दीज पॉइंट्स एज अ कीवर्ड्स, दीज आर द कीवर्ड्स। इसके आगे एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन जरूर दीजिएगा। चाहे आपको ये लिखा है कि मेजर इकोनॉमिक पावर, उसमें लिख देना कि कंट्रीज दैट शुड बी कंसिडर्ड एज अ न्यू मेंबर, they must have some economic power, their GDP must be high। ऐसे ऐसे एक दो लाइनें लिख दी अपने मन की, और थोड़ा सा बड़ा लगेगा ये आंसर, क्योंकि अगर सिर्फ आप ये लिखोगे तो थोड़ा सा कीवर्ड्स लगेंगे, बस कीवर्ड्स को लिखा थोड़ा सा एक लाइन में, चाहे एक दो लाइन में एक्सप्लेन किया, ज्यादा नहीं कह रही, पर थोड़ा सा कर देना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा कर देना अच्छा लगेगा। वहीं पर अगर हम आगे चले, क्वेश्चन नंबर 20, what is the primary goal of human security? Explain the difference between narrow and broad concept of human security। या फिर एक आपका एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन जो होते हैं बच्चे सेम चैप्टर से ही होते हैं, याद रखना। ठीक है, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो देखा जाए तो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सही है ना, नीचे वाला भी कर सकते हो कि मैम कौन कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हमारे नए देश बनते हैं उनके द्वारा फेस किए जाते हैं। तो बताओ प्राइमरी गोल क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का? आप सभी को पता है प्राइमरी गोल ह्यूमन सिक्योरिटी का क्या है, लोगों की प्रोटेक्शन। तो आपको तो बच्चे 1 मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क्स को यहीं पे मिलने था। अब आपको यहाँ पे नैरो कॉन्सेप्ट बताना है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। नैरो कॉन्सेप्ट ह्यूमन सिक्योरिटी का किसके ऊपर फोकस करता है? नैरो कॉन्सेप्ट फोकस करता है वायलेंट थ्रेट्स जो इंडिविजुअल्स को फेस करनी पड़ती है ना, वायलेंस से प्रोटेक्शन इंटरनल सिक्योरिटी का नैरो कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या आता है, जिसमें आपको लोगों को किससे प्रोटेक्शन चाहिए? हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर्स, नए तरीके के जो थ्रेट्स आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन चाहिए, वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ह्यूमन डिग्निटी की बात भी करते हैं कि ऐसे थ्रेट्स जो किसी एक इंसान की सिक्योरिटी को भंग कर दे, उसकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाए, तो ऐसे थ्रेट से प्रोटेक्शन को भी हम ह्यूमन सिक्योरिटी कहते हैं, बट वो ह्यूमन सिक्योरिटी का ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, आप ये लिखोगे। वहीं पर जो चैलेंजेस फेस बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये क्वेश्चन भी बच्चे आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन बाई चांस आ गया तो आपके पास यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, आप आराम से 4 पॉइंट्स लिख सकते हो कि उनको क्या फेस करना पड़ता है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उनको अपने इंटरनल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स की तरह की उनकी उसकी भी टेंशन रहती है, उनको ये भी डर रहता है कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको जो है न्यू पावर ब्लॉक्स जो थे यूएसए और यूएसएसआर, उनसे भी खतरा था, अपने पहले वाले कॉलोनियल पावर से भी खतरा रहता है। Many of them quarrel over borders and territories और control of people and population। बहुत सारे इनमें जो है अभी तक झगड़ा रहता है कि कौन बॉर्डर को कंट्रोल करेगा, कौन टेरिटरीज को कंट्रोल करेगा, कौन लोगों को कंट्रोल करेगा। Many of them are worried about threats from separatist movements to form independent countries। बहुत सारी कंट्रीज में तो उनके अंदर से ही थ्रेट आती है कि हम अलग होना चाहते हैं, हम सेपरेट होना चाहते हैं। तो ये भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी फेस करने पड़ते हैं। कभी कभी तो एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स जो है मर्ज हो जाते हैं, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था, जब इंटरनल इशू में एक्सटर्नल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये वाला पॉइंट मैंने बहुत बार समझाया, अगर आपने नहीं समझा तो बच्चे आप मेरी शपथ क्लास देखना, शपथ की मेरी क्लास हुई थी अभी लास्ट वीक ही, तो आप उसमें देखना, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है और इसमें ये वाला पॉइंट बहुत बार एक्सप्लेन किया, ये पूरा ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना भी, देखो ये भी मुश्किल है क्वेश्चन, ये भी मुश्किल है, दोनों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं लिख पाओगे, तो आपने पढ़ा है तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असेस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, या फिर एनालाइज द रोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसको असेस कर दो, 4 पॉइंट्स बता दो, यूरोपियन यूनियन क्यों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, या फिर यूरोपियन यूनियन का रोल कैसे जो है एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहा है विद हेल्प। ये भी अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से आंसर लिख सकते हो। जैसे अब आप बोलोगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे बता सकते हो, कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इसकी है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएसए के बाद, है ना। इकोनॉमी की बात आती है तो ट्रेड की भी बात आ जाती है कि उसका जो वर्ल्ड का शेयर है ट्रेड है वो यूएसए से भी ज्यादा है, उसका इकोनॉमिक पावर जो है उसको इन्फ्लुएंस देता है एशिया और अफ्रीका में भी। इट ऑल्सो फंक्शन एज द इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO। देखो यहाँ पे भी पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं, डायरेक्टली ये पॉइंट्स बुक में नहीं है, बट आपने जो पॉइंट्स आपको आते हैं आपने उससे जोड़ मोड़ कर एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे क्रिएट करे, है ना। वर्ल्ड ट्रेड में यहाँ पे बात की तो आपने वर्ल्ड ट्रेड का एक और पॉइंट लिख दिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजें जो है यूरोपियन यूनियन को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन बन गया ना, आसान से।
वहीं पर यूरोपियन यूनियन जो है कंसीडर किया जाता है सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? सबसे पहले तो आप ये बताया, बिकॉज उसका अपना खुद का फ्लैग है, एंथम है, फाउंडिंग डेट है, करेंसी है, तो एक तरीके का नेशन की तरह ही बिहेव करता है। उसका ऑल्सो जो है कॉमन फॉरम भी है, सिक्योरिटी पॉलिसी भी है दूसरे देश के साथ डील करते वक्त। एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवीन इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड द social areas, but in many areas its members have their own foreign relations and defense policy that are often at odds with each other। मतलब यहाँ पे आपने ये बताया कि एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन क्या करता है? इंटरफेयर करता है। ये आप उसके एज ए डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। जैसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, वो क्या थे? अमेरिका के पार्टनर थे इन द इराक इन्वेजन। सिमिलरली मेनी ऑफ द यूरोपियन न्यूअर्स मेंबर मेड अप द यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग वेस्ट जर्मनी एंड फ्रांस अपोज द अमेरिकन पॉलिसी। तो मतलब सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये लिखा कि बहुत सारी बार क्या होता है कि उनके अंदर ही क्या होता है, सेम, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। बीइंग एन सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी उनके बीच में कोई कॉमन पेज नहीं होता, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। ऑल्सो इसमें आप बताओ एक और पॉइंट लिख सकते हो जो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर है, कि वो ये है कि सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बीइंग अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रीज की सॉवरेनिटी को हैम्पर करता है ना, कंट्रीज की सॉवरेनिटी को हैम्पर करता है। ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रेक्सिट भी इसलिए हुआ था बिकॉज दे फेल्ट लाइक कि ये जो है सुप्रानेशनल, इनका जो नेचर है काफी ज्यादा इंटरफेरेंस वाला है, काफी ज्यादा जो है अंदर जो है कन्फ्रंट करता है। तो वो सारी चीजें भी आप लिख सकते हो, सॉवरेनिटी को भी हैम्पर करता है। तो वो वाले पॉइंट्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज द कांग्रेस पार्टी ट्रांसफॉर्म्ड into a social coalition of classes and caste in the 20th century? Explain। कांग्रेस पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन बताने कि कांग्रेस पार्टी कैसे सोशल कोलिजन ऑफ क्लासेस एंड कास्ट से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है ना, कैसे जो है पहले वो क्या थी, एक बहुत नैरो बॉडी थी, बट धीरे धीरे क्या हुई, वो जो है क्लास ट्रांसफॉर्म हो गई। तो आपको बताइए जैसे सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई थी तो सोशल बेस कांग्रेस पार्टी का वाइडन हो गया था, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग जिनके अलग अलग आइडियोलॉजी थे वो भी सेम पेज पे आ गए थे, है ना। पेजेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, अपर क्लास, लोअर कास्ट, सब लोगों को कांग्रेस में जगह मिल गई थी। इवन जो लीडरशिप होती थी अब सिर्फ अपर कास्ट वाले लोगों को नहीं मिलती थी, हर तरीके के लोगों को भी यहाँ पे लीडरशिप भी मिलने लगी। और इंडिपेंडेंस के आते आते कांग्रेस जो है एक रेनबो लाइक सोशल कोलिजन बन गया था जिसमें हर कास्ट, हर क्लास, हर धर्म, हर भाषा, हर इंटरेस्ट के लोग जो है जिसका पार्ट थे। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, बहुत ही अच्छे से आंसर आप इसको लिख सकते हो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही रट्टे लगाने हैं, नहीं, आप इसको अपनी भाषा में भी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब आपका क्वेश्चन है एनालाइज द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट इन 1999। ऐसा क्या हुआ था कि कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1999 में? अगेन इजी क्वेश्चन, आपको बताना है कि अर्ली पार्ट में क्या हुआ था। हमारी जो एलओसी की इंडियन वाली साइड में हमारे बहुत सारे जो एरियाज है, अगर आपको ये एरियाज के नाम याद नहीं रखते तो आप लिख सकते हो मेनी ऑफ द एरिया सच एज आप कह सकते हो कारगिल वर ऑक्यूपाइड बाय द फोर्सेस, जो कि अपने आप को मुजाहिदीन बोलते थे। हमें ऐसा लग रहा था पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, तो इंडियन फोर्सेस ने क्या किया, इसके ऊपर रिएक्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई को हम कारगिल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, जो कि टाइम मेंशन करोगे मई से जून 1990 तक चला, और फाइनली 26 जुलाई को इंडिया ने ये सारे पार्ट्स को रिकवर कर लिया, और इसी दिन को कारगिल दिवस की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया बच्चे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके से आप अपना आंसर जो है पूरा फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर अब सेक्शन डी आता है बच्चे। सेक्शन डी में अब आपको क्या मिलेंगे, सेक्शन डी में आपको पैराग्राफ मिल सकता है ना, कार्टून भी मिल सकता है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको। तो जैसे अब आपको पैराग्राफ मिला है, यू आर लकी कि आसान मिल गया। सो ग्लोबलाइजेशन इज अ, मतलब मोस्टली पैराग्राफ ही रहता है, वैसे तो एक कार्टून रहता है, एक मैप रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहते ही है, जिससे जो है अलग अलग वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे देखो पैराग्राफ पढ़ो, ग्लोबलाइजेशन से है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इट हैज वेरियस मैनिफेस्टेशंस एंड दीज मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज ओनली वन डायमेंशन, जस्ट as it would also be mistaken to assume that it is purely cultural phenomena. The impact of the globalization is multidimensional. It affects some societies more than others, and it is important to avoid drawing general conclusions about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. अब आपको पैराग्राफ दे दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको सारे आंसर पैराग्राफ में मिल जाए, चांसेस है कि पांच में से या फिर चार में से आपको जो दो मिल जाए,
आपको 3 अपना दिमाग लगाना पड़े, ठीक है। तो बट ये बहुत आसान होते हैं क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। हमने बोला ना कि ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है, तो इनमें से कौन सा ग्लोबलाइजेशन का डायमेंशन नहीं है। तो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक है। एथिकल हमने नहीं पढ़ा था, तो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बच्चे आपको पता है एथिकल नहीं है, आपने पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि भैया एथिकल तो नहीं है, एथिकल तो नहीं है इसका, है ना। सो वेरी गुड, सो द राइट आंसर इज एथिकल। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है। Technological advances do help a lot in the flow of ideas, capital, commodities and people. Globalization affects the cultures of different countries. It affects all over the world equally. When major economic events take place, the impact is felt at the global level. तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए फटाफट से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है ही नहीं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इट अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, दिस इज नॉट करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन हर जगह पे इक्वली इफेक्ट डालता है, तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। हमने तो ये पढ़ा है कि इसका इफेक्ट हमेशा अनइक्वल होता है, हर जगह पर अलग अलग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 सी होगा यहाँ पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 के थर्ड पार्ट पे आओगे। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्लोबलाइजेशन में किस फ्लो की बात नहीं होती है। फ्लो ऑफ आइडियाज, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ रिवर्स, फ्लो ऑफ पीपल। ऑब्वियसली बात है फ्लो ऑफ रिवर की बात कहाँ ही हुई है भाई, है ना। गुड्स के फ्लो की बात हुई है, पीपल के, कैपिटल के, आइडियाज के, बट रिवर के फ्लो की बात नहीं हुई है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली इवन, अनइवन, डिस्क्रिमिनेटरी या रीजनल। बताओ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बच्चे कैसा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा है बच्चे। इवन तो नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी भी नहीं है, अनइवन है। वैसे बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिमिनेटरी भी लिख सकते हैं, बट बच्चे डिस्क्रिमिनेटरी से बेटर आप लिखो अनइवन है। ये ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की, ठीक है। इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का अनइवन है, वो खुद ही दिखा रहे हैं। अनइवन का मतलब ये हुआ कि कहीं पर फेवर करता है, कहीं पर जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो अनइवन इज अ बेटर आंसर ओवर हियर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बच्चे आपका क्या है, आपके जो है मैप आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको मैप दिया हुआ है और आपको बताना है यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। और ये सीरियल नंबर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन का, है ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ दी हुई है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे किसके साथ सही बैठती है ना। 1 वाली इन्फॉर्मेशन कौन से अल्फाबेट को डिनोट कर रही है, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मैप दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी चरण। तो इनमें से आप कौन सा यहाँ पे क्या लगाओगे, कौन सा अल्फाबेट लगाओगे। तो अल्फाबेट यहाँ पे ढंग से नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ। ए है, ये डी है, ये बी है और ये आपका सी है, ठीक है। तो आपको अब लिखना है, जैसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ो। द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। कौन सी स्टेट जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको पता है मैम ये तो कहीं ना कहीं इनमें से, क्योंकि ये तो मैम उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, वेस्ट बंगाल है, मैम ये हरियाणा है, तो मैम उत्तर प्रदेश होगा। तो बच्चे आपने क्या लिखा कि डी का उत्तर प्रदेश। आपने लिखा फर्स्ट इंफॉर्मेशन किस कौन से अल्फाबेट से है, डी से है, और कौन सी स्टेट है यहाँ पे आपने पूरी लिखी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आप देखोगे दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दूसरी, द स्टेट टू विच फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बिलोंग्ड। कौन सी स्टेट जहाँ पे जो है फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम जो है बिलोंग करते थे बच्चे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको पता ही है कि बी हो जाएगा, है ना। बी यहाँ पे बी बिहार क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आप लिखोगे बी से बिहार, बी से बिहार। थर्ड इंफॉर्मेशन पढ़ो, द स्टेट वेयर द नक्सलाइट्स वर वेरी एक्टिव। तो ये वाली स्टेट हो गई, ये भी हो गया। अब कौन सी बची है, ये और ये। नक्सलाइट्स कहाँ एक्टिव थे हमें पता ही है, बंगाल में एक्टिव थे, तो सी वेस्ट बंगाल, सी वेस्ट बंगाल लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, लास्ट तो हमें पता ही चल गया लास्ट क्या है। और स्टेट वेयर पार्टी कुड नॉट विन इवन अ सिंगल इन द लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे, ए, यहाँ पे आप लिख दोगे हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे हरियाणा। सिंपल है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा है तो बताओ। नहीं है ना, बहुत ही आसान था। मैं आप हवा बना रखा है आपने, है नहीं हवा बना रखा है बस। चलो कार्टून भी आ गया, कार्टून भी पढ़ो। द गिवन कार्टून इज रिलेटेड टू द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। स्टडी द कार्टून एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओह, अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई एंड नेम द लीडर हु इज होल्डिंग द प्लैकार्ड रथ यात्रा, ठीक है बच्चे। आपका कैसा क्वेश्चन आ सकता है
कि ऐसा कौन सा यहाँ पे इंसान है, कौन सा लीडर है जिसने जो है प्लेकार्ड होल्ड कर रखा है रथ यात्रा वाला, है ना, रथ यात्रा वाला, रथ यात्रा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इसमें हमारा वो भी आएंगे क्या, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन? तो बच्चे देखो ये आपका लक है, कभी कभी एमसीक्यू भी पूछ लेता है कार्टून्स में, कभी कभी नॉर्मल भी पूछ सकता है। तो ये जो रथ यात्रा वाला किसने उठा रखा है, ये रथ यात्रा आप देखोगे बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये एल के अडवाणी है। ठीक है, किसने किया हुआ है, एल के अडवाणी। तो पहले का आंसर आप लिख लेना एल के अडवाणी। ठीक है, एल के अडवाणी आप यहाँ पे लिखोगे, उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। दूसरा अगर आप देखोगे, विच पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेस द रथ यात्रा? बच्चे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, ये आसान है, ये क्वेश्चन आसान है। रथ यात्रा किसने ऑर्गेनाइज कराई थी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी पार्टी ने ऑर्गेनाइज कराई थी। अब बोलोगे आइडेंटिफाई नेम एनी टू प्राइम मिनिस्टर शोन इन द कार्टून हु लेड द कोलिजन गवर्नमेंट्स। ओ हो, अब आपको बताने कौन से दो थे जिन्होंने कोलिजन सरकारें चलाई थी, है ना, एरा था ना कोलिजन का, किस किसने जो है चलाई थी बच्चे कोलिजन आपको बताइए, दो आप लिख सकते हो, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, आपको बताइए 1989 में स्टार्ट हुआ था, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर आपने लिख दिया, वीपी सिंह 1989 में नेशनल फ्रंट बनी थी, वीपी सिंह एंड चंद्रशेखर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला कार्टून जब भी आएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते सेक्शन ई में। अब आपके 6 मार्कर क्वेश्चन आ गए बच्चे, सबसे मुश्किल जो बच्चे को बहुत परेशान करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, 6 मार्कर क्वेश्चंस आर यूजुअली रेपिटेटिव, बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेक्शन ई। एनालाइज एनी 3 रीजंस फॉर द मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर इन असम फ्रॉम 90। 3 रीजन पूछा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 3 पूछा तो 3 बता दो, अब हर एक रीजन पे 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। या फिर आपको पूछा रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, कि रीजनल एस्पिरेशंस जो है डेमोक्रेसी का ही पार्ट है। रीजनल एस्पिरेशंस होना मतलब डेमोक्रेसी, ऐसा नहीं कि आप डेमोक्रेसी से अलग हो। तो बच्चे रीजंस फॉर मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स क्यों था, क्योंकि एसएमएस लोगों को ये सस्पेक्ट करता था कि जो बंगाली मुस्लिम्स आएंगे वो उनके कल्चर को अफेक्ट करेंगे। उनको ये भी सस्पेक्ट था कि आउटसाइडर्स जो उनके रिसोर्सेज के ऊपर इंक्रोच कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। आउटसाइडर्स को जो है पॉलिटिशियंस के द्वारा भी फेवर किया जाता था, जिससे वो इलेक्शंस को जीत पाते थे। तो दीज वर द 3 कारण जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट हुई थी आउटसाइडर्स के अगेंस्ट। वेरी, देखो इन्होंने कितना 6 मार्क का कितना छोटा सा क्वेश्चन आंसर लिखा है, तो आपको भी भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 पेज में आपका आंसर इनफ रहेगा, 1 से 1.5 पेज में 6 मार्कर अगर आप लिख रहे हो तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये सीबीएसई की ही मार्किंग में लेकर आई हूँ। ठीक है, वहीं पर बताओ अगला क्वेश्चन क्या था कि जरूरी होता है रीजनल एस्पिरेशंस हो सकते हैं डेमोक्रेसी में, तो ऑब्वियस ही बात है इन अ डेमोक्रेसी इट इज वेरी कॉमन टू रेज रीजनल डिमांड्स, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इशू इज नॉट एन आर्बिट्रेशन और एन अबनॉर्मल फिनोमेना, कोई अबनॉर्मल चीज नहीं है। एजिटेशन टू गेट द डिमांड्स फुलफिल्ड आर आल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अकोमोडेट सच डिमांड्स एंड गेट देम सॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। तो बच्चे दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा सकते हो कि जैसा कि हमने देखा कि कश्मीर में भी रीजनल डिमांड्स हुई, है ना, पंजाब में भी देखने को मिली, मिजोरम, नागालैंड, साउथ में, तो आप बता सकते हो कि रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी कॉमन पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, है ना। और सरकार को उन डिमांड्स को प्यार से अकोमोडेट करते हुए, एग्रीमेंट बनाते हुए जो है उनको सॉल्व करना चाहिए। तो आप इसमें अपने मन के कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते हो बच्चे, इट डजंट मैटर, यहाँ पे आप लिख सकते हो इंडिया जैसी कंट्री तो डाइवर्स है, यहाँ पे तो बहुत सारी अलग अलग डिमांड्स है, और इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री को पावर शेयरिंग करेंगे तभी जो है सब लोग खुश रह सकते हैं, तभी जो हम इन रीजनल डिमांड्स को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। देयरफॉर एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू पैसिफाई एंड फुलफिल द जस्टिफाइड नीड्स ऑफ द एवरी रीजन। तो आप ये इसमें आप ओपन एंडेड, आपको कोई भी 6 पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स पूछे ये नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ से पॉइंट्स पूछे ये नहीं लिखा हुआ, तो बच्चे आप 3 भी लिख सकते हो। अगर आप बड़े वाले लिख रहे हो, अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप 6 भी लिख सकते हो। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप 6 लिख सकते हो, बट अगर आप बड़े बड़े पॉइंट्स लिख रहे हो तो 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस तरीके के पॉइंट्स लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके का आप आंसर जो है प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 कॉमन डिमांड्स ऑफ द इंडिजीनियस पीपल एट द ग्लोबल लेवल। अगेन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, बट 3 पूछ रहा है कि 3 कॉमन डिमांड्स बताओ। एक्सप्लेन एनी 4 स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब इसमें 4 स्टेप्स पूछा है, तो भैया उनकी मर्जी है ये 6 मार्क्स का, बट पूछ 4 रहा है, तो हर एक पॉइंट पे जो है वो 1.5 मार्क्स देगा, इस पे हर एक पॉइंट पे वो क्या देगा, 2 मार्क्स देगा। तो 3 कॉमन डिमांड्स क्या थी बच्चे इंडिजीनियस पीपल की, कि इंडिजीनियस पीपल को वर्ल्ड कम्युनिटी में इक्वल की तरह ऐड किया जाए,
उन्होंने जो गवर्नमेंट को अपील करी कि उनके जो लैंड है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहे। उन्होंने जो है क्या, इंडिजिनस सोसाइटी ने क्या बोला कि हमें जो है हमारी लैंड और हमारी जो वैरायटी ऑफ लाइफ है उसको जो एक्सेप्ट किया जाए, हमें भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन हमें दिया जाए। ठीक है, तो आप ये 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डिटेल में देख रहे हो कितना 6 मार्कर है, बट छोटा सा ही बना है क्योंकि 3 ही पॉइंट्स पूछे हैं ना, तो आपका एक पेज में आराम से आंसर बन जाएगा। फालतू में कहाँ से लाओगे यार आंसर जब बुक में ही नहीं दिया हुआ। तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे 6 पॉइंट्स नहीं बनते हैं, आप अपनी मर्जी से जितना आपको आता है आप लिखो। ठीक है, आगे है द प्रोग्राम्स वेयर इंडियन गवर्नमेंट इज पार्टिसिपेटिंग। तो आप देखोगे इंडियन एंटी नेशनल एंटी फ्यूल में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो लॉन्च नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, clean coal technologies, India ratified the Paris climate agreement, India has one of the largest renewable energy programs। तो इसमें बोला तो वैसे 4 है, बट इन्होंने 6 से 7 भी लिख दिया है, तो आप 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। वैसे तो 4 ही लिखो, 4 बोले तो 4 ही लिखो, उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। बस एक्सप्लेनेशन आई नो बुक में नहीं है, बट अपनी मर्जी से जो मन में आए लिख दो, है ना। Describe the circumstances and events that led to Hyderabad's accession to India in 1948। बताओ क्या क्या circumstances हुए थे जिससे वजह से हैदराबाद जो है इंडिया का पार्ट बना था, पूरी स्टोरी समझानी है। Describe any 4 consequences of the partition of British India। वेरी इजी, आई थिंक तुम सब लोग ये करोगे। तो राइट क्या करोगे, हैदराबाद जो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, वहाँ के निज़ाम जो है क्या चाहते थे कि हम जो आज़ाद हो जाए, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन किया, लोगों के ऊपर अत्याचार करे, लोगों ने आवाज़ उठाई। फिर हैदराबाद में यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया मूवमेंट को, निज़ाम को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस लॉन्च करी, मर्डर किया, मेम किया, लूटा मारा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी को इंटरवीन किया, आर्मी को ऑर्डर किया कि जाओ भैया जाके सिचुएशन को सॉल्व करो। आफ्टर फ्यू डेज निज़ाम सरेंडर्ड, दिस लेड टू हैदराबाद सेसेशन टू इंडिया। ठीक है, तो कोई भी 6 पॉइंट्स इन सीक्वेंस आपको लिखना है। ठीक है, अब आप कुछ बीच में से कुछ कहानी अगर आपको लगता है कि आप मिस करना चाहते हो तो आप मिस कर सकते हो, कुछ कहानी ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि 6 पॉइंट्स में आप सब कुछ एक्सप्लेन कर दो, है ना। तो आप 6 पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो सीक्वेंस में, यानी कोई भी कोई सही पॉइंट। कंसिक्वेंसेस क्या थे पार्टीशन के 1947 में, देखो भैया इसमें हमें क्या देखने को मिला, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई, धर्म के नाम पर वायलेंस देखने को मिला, लोगों का घर छिन गया, दोनों साइड में लोगों को जो है टेम्परेरी शेल्टर रेफ्यूजी कैंप्स में लेना पड़ा, लोगों को मारा जाता था, किल किया जाता था, रेप किया जाता था, लोगों को धर्म के नाम पर दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था। पार्टीशन की वजह से प्रॉपर्टी, लायबिलिटीज, एसेट्स, कंट्री का डिवीजन हमें देखने को मिला। तो कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो बच्चे, एनी 4 पॉइंट्स, क्योंकि 4 पूछा है ना, कोई भी 4 पॉइंट्स आपने लिख लिया, हुआ नहीं बनाने भाई, जितने पॉइंट्स पूछे उतने आप लिखो आराम से, है ना। अगला क्वेश्चन, India's relation with Russia are embedded in a history of trust and common interest. Support the statement with any 3 appropriate arguments. इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे हिस्ट्री, ट्रस्ट रहा है, कॉमन इंटरेस्ट रहा है, तो आप इसको एक्सप्लेन करो कैसे रहा है मैम, ऐसा क्या किया उन्होंने कि दोनों के रिश्तों में ऐसे प्यार है। या फिर एनालाइज एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी। 3 पूछा है तो मतलब हर एक 2 मार्क्स का है। तो इंडिया के रिलेशन विद रशिया आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि यस इंडिया और रशिया के रिश्ते तो बहुत अच्छे रहे हैं, रशिया एंड इंडिया का शेयर विजन सेम है पॉलिटिकल वर्ल्ड का, है ना। ऑल्सो इंडिया जो है यहाँ पे क्या करता है, बेनिफिट मिलता है उसको रशिया से, किस किस इशू पे, कश्मीर के इशू पे, एनर्जी सप्लाईज पे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे, इंटरनेशनल टेररिज्म के। इंडिया भी एक ऑयल इंपॉर्टेंट नेशन है तो रशिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया रिपीटेडली जो है इंडिया की हेल्प करता है, रशिया जो है इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी में भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इनमें से कोई भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एनी 3 पॉइंट्स विल वर्क। उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा करके बढ़ा चढ़ा के लिख दो थोड़ा, मतलब 6 मार्कर को आंसर भी आपका 1 पेज में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको 3 ही पेज भरने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी। ठीक है, वहीं पर अगला क्या था, शॉक थेरेपी के इफेक्ट्स बताने। इफेक्ट क्या हुआ कि इससे जो हमें टोटल शिफ्ट देखने को मिला सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, प्राइवेट ओनरशिप को यहाँ पे डोमिनेंट कर दिया गया, है ना, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया स्टेट एसेट्स का, कलेक्टिव फार्म्स को यहाँ पे प्राइवेट फार्मिंग से रिप्लेस कर दिया गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आप इसके और भी इफेक्ट लिख सकते हो, लार्जेस्ट गराज सेल देखने को मिली, माफिया इमर्ज होकर आ गए, तो आप ये सारे इफेक्ट्स भी आप मेंशन कर सकते हो। एनी 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए ना पॉइंट्स, आप उनमें से आराम से लिखो भाई, आराम से आप लिखो, आराम से यहाँ पे आपका जो है आंसर बनेगा। अब बच्चे बात ये आती है कि अगर आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हो। तो बच्चे आप सब लोग जो है यहाँ पर एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज उसको
उसको जो है ज्वाइन कर लो, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी चीजें मैं करने वाली हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम को बिल्कुल आसान बनाने वाली हूँ। आप प्लीज इस सेशन को भी लाइक कीजिएगा। ऑल्सो बच्चे, अगर आप यहाँ पे इसके बाद बोर्ड्स के बाद अपनी सीयूटी की तैयारी करने का सोच रहे हो तो बाद से नहीं करना है, अभी से सीयूटी की तैयारी करनी है यार, अभी से सीयूटी की तैयारी आपको स्टार्ट करनी है, बिकॉज बाद में टाइम नहीं बचेगा। तो आपको सीयूटी की तैयारी अगर आपको करनी है तो सीयूटी आर्ट्स का बैच आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये रिसेंट बैच है हमारा सीयूटी आर्ट्स एम्बिशन, ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ये 4999 का है, बट यहाँ पे अगर आप एक कूपन कोड यूज करोगे, मैं बता रही हूँ आपको, आशी SSHI40, ठीक है, SSHI40, जैसे आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको जो यहाँ पे आपने देखा कि डिस्काउंट आपको मिल गया, आपको जो यहाँ पे 4793 का पड़ रहा है। जाके सिंपल आपको ये कूपन कोड लगा के आप इसको ले लेना है। वहीं पर अगर आपको नोट्स चाहिए बच्चे, इफ यू वांट कि मैम मेरे को ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री तीनों के नोट्स एक ही जगह पर मिल जाए, तो आपके पास कुछ अवेलेबल है। तो यस बच्चे, आपको सीयूटी आर्ट्स में जाना है। यहाँ पे मेरी बोर्ड्स की कुंजी करके एक किताब है, ई बुक्स है, ठीक है, तो आपको ये ई बुक मतलब होता है कि उसी टाइम मिल जाएगा। भैया 999 की दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे आपको मैं कोड दे रही हूँ जिससे ये आपको बहुत सस्ती पड़ेगी बच्चे। आपको यहाँ पे कोड लगाना है हम3, क्या लगाना है, हम3, ह्यूमैनिटीज 3 बुक मिल रही है ना इसमें, हम3, तो जैसे आप ये हम3 लगाओगे बच्चे आपको ये 199 की पड़ेगी। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपके कंप्लीट नोट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस के, मेरे पर्सनल नोट्स, ठीक है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, इसको आप 199 में ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो बच्चे, अगर आप यहाँ पे और भी सारी चीजें देख रहे हो तो आप सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि मैम मेरे लिए बेस्ट चीजें क्या रहेगी, है ना, तो आप सब लोग मुझे मेल कर सकते हो मेरी मेल आईडी पर, ashi.sharma@adda247.com, @adda247.com। ऑल्सो मेरी मंडे को शपथ क्लास है गाइस, ऑल्सो मेरी मंडे को शपथ क्लास है, मंडे को, ठीक है, मंडे को मेरी शपथ क्लास है, तो आप सभी लोगों को उसमें भी जुड़ जाना है, ठीक है, 11 बजे आपको शपथ क्लास में जुड़ जाना है मंडे को। तो ये भी आप सब लोग अलार्म लगा लीजिए, भूलना नहीं है, सभी लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, काफी ज्यादा एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको पूरा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ऐसी और भी चीजें हम लेकर आते रहेंगे। सो आपको और क्या चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक इट, बाय बाय।